Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 26th of April 2020. तो 26 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है, देवनहल्ली पोमेलो इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. अभी रिसेंटली देवनहल्ली पोमेलो न्यूज़ में आया था कि इट इज़ गेटिंग ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. तो ये आपको क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ओके, और किस स्टेट से एसोसिएटेड है, ये किस स्टेट में इसको रिज्यूनेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको बताना है. ऑप्शन आर ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी केरला. क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ विप. ऑफिस ऑफ विप के रेफरेंस में रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑफिस ऑफ विप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स द बिहेवियर ऑफ द पार्टी मेंबर्स इन द पार्लियामेंट. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. 1, 2 एंड 3, 3 ओनली, 2 एंड 3 या 1 एंड 3. तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. देवनहल्ली पोमेलो को चकोटा बोलते हैं. चकोटा इज़ अ फ्रूट, बेसिकली याद रखिएगा, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था. तो चकोटा फ्रूट के कारण न्यूज़ में था अभी. और ये सिट्रस फ्रूट होता है जो कि विटामिन सी से रिच होता है. विटामिन सी होता है इसमें, सिट्रस फ्रूट होता है. ये कर्नाटका में इसको बचाने के लिए, वहाँ का जो बियाल है, जो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उन्होंने एक पहल स्टार्ट की बेसिकली इसको बचाने की. तो आप याद रखिएगा कि ये क्या कहलाता है, देवनहल्ली पोमेलो. याद रखिएगा इट्स चकोटा. इसका दूसरा नाम याद रखिएगा क्या है, चकोटा. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चकोटा इज द अदर नेम फॉर दिस. और ये सिट्रस फ्रूट होता है, विटामिन सी से रिच होता है. इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जीआई टैग इसको मिल चुका है बट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट. ये जीआई टैग भी है आपका, कर्नाटका से रिलेटेड है. स्टेट कौन सा रहेगा, कर्नाटका, क्योंकि बेंगलोर एयरपोर्ट में इसको बचाने के लिए एक मुहिम है अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो CSR के अंतर्गत उन्होंने BIAL जो है, उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इसको बचाने का कोशिश किया है. तो देवनहल्ली पोमेलो, याद रखिएगा चकोटा फ्रूट, ये फ्रूट है और विटामिन सी रिच होता है, सिट्रस फ्रूट होता है और जीआई टैग ऑलरेडी इसको मिल चुका है. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था ऑफिस ऑफ विप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत पूछा था. तो पहला जो उसमें स्टेटमेंट है कि ऑफिस ऑफ विप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. तो ये गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि इट्स नाइदर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. तो विप का जो ऑफिस है, इट इज नाइदर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द स्टैट्यूटरी नॉर इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. याद रखेगा. दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा. ये भी गलत होता है. ये विप जो होता है वो पार्टी मेंबर्स के थ्रू ही सेलेक्ट होता है. तो इसको अपॉइंट करने के लिए अलग से चेयरमैन को या जो राज्यसभा स्पीकर हो या जो चेयरमैन आपका वो हो, उनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पार्टी की तरफ से अपॉइंट होता है. तीसरा स्टेटमेंट है, ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स द बिहेवियर ऑफ द पार्टी मेंबर्स इन द पार्लियामेंट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स द बिहेवियर ऑफ द पार्टी मेंबर्स इन द पार्लियामेंट. तो यही विप का काम होता है बेसिकली. एक तरीके से विप किसके तरह है, विप यानी कि एक हंटर होता है, हंटर की तरह काम करता है, जो कि पार्टी मेंबर्स को एक लाइन में रखने का काम करता है. ठीक है ना, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है समटाइम्स द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर विल बी सी 1 एंड 2. दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. अब नाउ, कल हमने पहले आपको बताया था कि 2 नई PT रिलीज कर दी गई है, 2 नई प्रीलिम्स 365 रिलीज कर दी गई है. एक है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत, जिसमें हमने पूरा मिनिस्ट्री वाइज सारी स्कीम्स दी हैं, ओके, और काफ़ी अच्छी PD बनाई गई है वो. और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही आपको सोर्स रेफर करने की ज़रूरत है, फिर ना आपको अलग से स्कीम कहीं ढूंढने की ज़रूरत है, ना कोई दूसरा सोर्स रेफर करने की ज़रूरत है. दूसरी जो PT है वो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की. तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की PT भी बना दी गई है. उसमें करंट अफेयर्स के सारे फैक्ट्स हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक पोर्शन. तो स्टैटिक भी उसमें थोड़ा ऐड करने की कोशिश की है. तो आप दोनों PT ले सकते हैं. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं.
सो स्टार्ट करते न्यूज एनालिसिस पार्ट। नेबरहुड स्टैंड अलोन शॉप्स कैन ओपन इन द अर्बन एरियाज। तो अब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन सैटरडे क्लैरिफाइड दैट ऑल शॉप्स इन द रूरल एरियाज एक्सेप्ट दोज इन मॉल्स कुड ओपन। तो जितनी भी रूरल एरियाज में शॉप्स है एक्सेप्ट फॉर द मॉल्स दे कैन ओपन। अभी आपको पता है कोविड-19 का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे टेस्टिंग के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में 25,000 को केसेस एक्सीड कर चुके हैं। ओके, तो अब और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस, बेसिकली वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगर लिटरल टर्म्स में आप देखेंगे तो हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है और हमको वो फॉलो भी करने चाहिए। तो दिस इज द थिंग। अगर आप सेफ रहना चाहते तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है, ये सोचना है कि हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोरोना है, तभी आप खुद को बचा पाएंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। संडे का दिन था, ज़्यादा न्यूज़ इतनी आई नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमको जानने ज़रूरी है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पे एक न्यूज़ है रोहतांग पास से रिलेटेड है। तो रोहतांग पास बेसिकली अभी बीआरओ ने क्या किया है कि रोहतांग पास 3 हफ्ते पहले अभी खुलने वाला है, उसके 3 हफ्ते पहले से उसको क्लियर करना शुरू कर दिया है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो रोहतांग पास की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रोहतांग पास कौन से स्टेट में लाई करता है? याद रखिए हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। जो लाहौल स्पीति वाला रीजन है वहाँ पर ये इसको कनेक्ट करने का काम करता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो बीआरओ है, बीआरओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीआरओ भी इंपॉर्टेंट है। तो बीआरओ याद रखिएगा, पहले चीज जो पूछ सकता है बीआरओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो बीआरओ याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा बीआरओ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये चीजें यहाँ पे लिखी नहीं है, बट इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा बीआरओ से तो एक स्टेटमेंट में वो मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन केवल इंडिया में रोड्स बनाते हैं? क्या केवल इंडिया के या बॉर्डर में ही रोड्स बनाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी रोड्स बनाते हैं। कुछ कंट्रीज हैं अपने नेबर्स स्पेसिफिकली, जहाँ पे जैसे नेपाल हो गया, इस ऐसी कुछ कंट्री हो गई, यहाँ पे ये रोड्स का कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या बॉर्डर, ऐसे दे सकता है यूपीएससी जैसे कि बीआरओ कंस्ट्रक्ट रोड ओनली इन द बॉर्डर एरियाज रिलेटेड, इंडिया जितने भी केवल बॉर्डर एरियाज में इंडियन साइड में बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो फॉरेन साइड में भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो इनको परमिशन मिल जाती है, ये बनाते हैं। ठीक है ना। तो बीआरओ कब बना था? तो एक चीज ऐड कर ले, 1960 में बीआरओ बना था। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए बीआरओ से रिलेटेड। और रोहतांग पास का मैंने लोकेशन आपको बताया था, लाहौल स्पीति वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो पास है बेसिकली ये ईस्टर्न साइड में पीर पंजल रेंजेस में लाई करता है। तो पीर पंजल रेंजेस है ना आपके, पीर पंजल रेंजेस जो कि हिमालयन रेंजेस है, उनके ईस्टर्न साइड में लाई करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दिस कैन बी अनदर फैक्ट जो कि पूछा जा सकता है, वो दे सकता है यूपीएससी आप कंफ्यूज करने के लिए। इट लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पीर पंजल रेंजेस। तो ऐसा याद रखिएगा, ईस्टर्न पीर पंजल रेंजेस की इधर साइड आता है। ठीक है ना। इज एट द फीट ऑन द ईस्टर्न पीर पंजल रेंजेस, नॉट ऑन द वेस्टर्न पीर पंजल रेंजेस। तो इस तरह से आप ये भी फैक्ट एक याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी नाउ। आगे देखते हैं। मैं भी आपको पोर्टल खोल के भी दिखाऊंगा। कुछ फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे थे, वो हमने डिस्कस नहीं किया, तो एक एक करके मैं वो बताता हूँ। पहला है व्हाट आर इम्यूनिटी पासपोर्ट्स दैट आर वार्न्ड अगेंस्ट बाय WHO। अब ये इम्यूनिटी पासपोर्ट्स क्या है और क्यों WHO ने इसके खिलाफ वार्निंग दी है? तो सबसे पहली चीज़ तो इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है। अब देखो, कुछ लोगों को कोविड-19 बीमारी हुई, कोरोना वायरस डिसीज़, कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज़। तो कुछ लोगों को कोरोना वायरस डिसीज़ हुआ लेकिन वो ठीक हो गए। इसका मतलब क्या है कि उनकी एंटीबॉडीज़ जो थी, उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ थी उसने उस वायरस को ओवरपावर कर दिया। ठीक है। सिंपल से बात यह है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट का फंडा उन्हीं लोगों के लिए जो लोग ठीक हो चुके हैं बीमारी से, उनको हुआ वो ठीक हो गए। तो क्यों ऐसा है कि उनको ये माना जा रहा है कि जो लोग ठीक हो गए उनकी बॉडीज़ में ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि उनको कोरोना से जिता सकती है। इस कारण से वो लोग अगर चाहें तो काम करने आ सकते हैं, वो लोग अगर चाहें तो लॉकडाउन से बाहर आ सकते हैं। ये कंसेप्ट बेसिकली यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज़ में यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि उन लोग को लग रहा है कि इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और स्लोनेस ज़्यादा आ गई है। इसलिए जो लोग ठीक हो चुके हैं या जो लोगों के पास ऐसी एंटीबॉडीज़ है जिन्होंने ओवर पावर कर लिया है कोरोना को, उनको हम इम्यूनिटी पासपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और उनको बाहर काम के लिए निकाल सकते हैं। WHO ने यह मना किया है 2 ग्राउंड्स पे।
पहला ग्राउंड तो ये है कि आप क्लैरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि किसी व्यक्ति को अगर एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा, या अगर एक बार उसकी एंटीबॉडीज ने उसमें जीत हासिल कर ली है तो दोबारा भी कर लेगी या बार बार कर लेगी। दूसरी चीज़ ये एथिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि आप जस्ट इकोनॉमी या मॉनेटरी गेन्स के लिए आप किसी एक व्यक्ति की लाइफ को जियोपार्डाइज कर रहे हैं ना, तो ये एक एथिकल कंसर्न भी है, एक तरीके से ये एथिकल भी है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन की कमी भी है। जब तक ये दोबारा होता नहीं है तब तक आपको इसके बारे में नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति को दोबारा होगा या नहीं होगा। इस कारण से इन्फॉर्मेशन की कमी तो है ही, साथ ही एथिकली भी है, इनकरेक्ट है, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने ये मना किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है सीवीसी नए बन गए, उनका नाम है, ये फैक्चुअल न्यूज़ है, बस आप नॉर्मल स्टेट पीसेस के लिए याद रखिएगा। संजय कोठारी को नया सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तीसरा जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बना दिया गया है। अब बैंकिंग सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बना दिया गया है टिल अक्टूबर 21 अक्टूबर तक के लिए बैंकिंग सर्विसेज जो रहेंगी वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज रहेंगी। अब जब ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बन जाएंगी तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत भी आएंगी। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कब का है? 1947 का एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्यों आया था? ताकि जो वर्क कल्चर है इंडस्ट्रीज का वो अच्छा रह सके, वो हार्मोनी में रह सके, और जो लेबर्स है, वर्क फोर्स है, वो किसी तरीके के स्ट्राइक्स ना करे, यूनियंस बना के अलग ना हो जाए या धरने पे ना बैठ जाए। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए हैं जिनको देखते हुए गवर्नमेंट को ये लगता है कि हो सकता है बैंक के कर्मचारी आगे यूनियन बना करके उनको मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि वो एक तरीके से यूनियन बना करके उन स्ट्राइक्स करने लगे। जैसे कि बैंक मर्जर हो गया, सपोज बैंक मर्जर, बहुत सारे बैंक मर्जर हुए, तो इस कारण से उन्होंने 21 अक्टूबर तक के लिए बैंकिंग सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो पब्लिक यूटिलिटी के अंदर रहेंगे, इसका मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत रेगुलेट भी होंगे। और ये जो एक्ट है 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये केवल और केवल अप्लाई करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। याद रखिएगा, केवल और केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अप्लाई करता है और वर्क कल्चर को हार्मोनाइज करने का काम करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। प्रकृति, व्हाट इज दिस प्रकृति? PRACRITE। तो IIT दिल्ली डेवलप्ड अ डैशबोर्ड टू प्रिडिक्ट कोरोना वायरस डिसीज 19 केसेस बिफोर 3 वीक्स। ओके, तो बेसिकली केसेस का प्रिडिक्शन, कितने नंबर है, कितने केसेस हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, इन सबको प्रिडिक्ट करने का एक बेसिक एक डैशबोर्ड बनाया है जो कि प्रकृति नाम का है, IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे, यूपीएससी पूछता है कि प्रकृति वॉज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस प्रकृति वॉज इन न्यूज रिसेंटली, क्या है? इट्स अ डैशबोर्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द कोरोना वायरस केसेस। ओके, तो डैशबोर्ड है जो कि कोरोना वायरस के केसेस को प्रिडिक्ट करने का काम करता है। अब ये प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे होता है? ये R0 के बेसिस पे होता है। R0 क्या है कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों को ये डिसीज फैला रहा है। तो अभी जो R0 आता है वो 2 से 3 आता है, मतलब एक व्यक्ति से इन्फेक्शन 2 से 3 लोगों में जा रहा है। ये कोई भी बीमारी होती है वो कब होती है, उसको क्या कब माना जाता है कि वो खत्म हो रही है? जब वो R0 लेस देन 1 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो R0 वाले कंसेप्ट से जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे थोड़ा है नॉलेज का होगा। बेसिकली कोरोना वायरस के बारे में सबको पता है, लेकिन R0 का कंसेप्ट जो है बेसिकली कि कब कोई डिसीज को हम मानेंगे कि उसका ट्रांसमिशन नहीं है, जब वो R0 1 से कम हो जाए। अगर R0 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर R0 1 है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को इन्फेक्ट कर रहा है ना। अगर R0 1 है तो एक व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को वो कर रहा है ट्रांसमिट। जब तक ऐसा चलेगा तब तक केसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर R0 1 से कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अब एक भी व्यक्ति को पूरी तरीके से इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तब ही ये डिसीज कम होगी। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट फंडा बिहाइंड दिस। आगे मूव करते हैं। एंथूरियम, व्हाट इज दिस एंथूरियम? तो अभी बेसिकली एक वुमेन इनोवेटर है केरला में जिनका नाम है वासिनी बाई। तो वुमेन इनोवेटर फ्रॉम केरला वासिनी बाई, शी हैज़ डेवलप्ड 10 वेराइटीज ऑफ एंथूरियम फ्लावर। तो एंथूरियम फ्लावर की 10 वेराइटीज उन्होंने डेवलप की है, एंड दिस इज अ वेरी हाई मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट जिसको कि एयर प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो एंथूरियम क्या है? एंथूरियम बेसिकली एक वुमेन इनोवेटर है केरला की जिसने कि ये बनाया है एंथूरियम फ्लावर का एक वेराइटी डेवलप किया है फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। एंड दिस फ्लावर हैज़ अ हाई मार्केट वैल्यू फॉर इट्स मेजर यूज एज एन इंडोर डेकोरेटिव। तो इंडोर डेकोरेटिव की तरह इसको यूज किया जाता है, इस कारण से इसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा रहती है। अगला जो फैक्चुअल न्यूज़ आइटम है वो नूर है। व्हाट इज दिस नूर? इट इज़ ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। ओके, ईरान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट जो कि लॉन्च की गई थी अभी, इसका नाम है नूर। आप इसको याद रखिएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स थे जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी था।
यहाँ से भी देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ अगर हमने छोड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने देवनहल्ली पोमेलो चकोटा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। चकोटा कहते हैं यूनिक स्वीट टेस्ट होता है, सीट्रस है एंड विटामिन सी से ओतप्रोत रहता है। रोहतांग पास के बारे में मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति वैली से, याद रखिएगा जो रोहतांग पास है कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है और ये ईस्टर्न पीर पंजल रेंजेस के पास लाई करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक फैक्ट की तरह आ सकता है। फर्स्ट मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स विद अनइक्वल मास हैज बीन डिटेक्टेड। तो पहला एक मर्जर जो कि दो अनइक्वल ब्लैक होल्स का है उसको डिटेक्ट किया गया है। तो कौन डिटेक्ट किया है? तो लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो लीगो है एंड विर्गो इंफेरोमीटर जो है पीसा इटली में लोकेटेड है। तो वर्गो इंफेरोमीटर आपका पीसा इटली में लोकेटेड है। इन दोनों ने बेसिकली ये चीज़ डिटेक्ट किया, अनइक्वल मासेस की जो ब्लैक होल्स थी उनका मर्जर को ये डिटेक्ट किया गया है, ठीक है ना। अभी 18 अप्रैल को ये न्यूज़ आई बेसिकली। अब देखो मेन है ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट क्या होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। कोई भी दो बॉडी जिसका कोई मास होगा, कोई भी दो बॉडी जिनका मास होगा, अगर वो इंटरेक्ट करती हैं, देखो ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, मैं कह रहा हूँ कोई भी दो बॉडी अगर इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से तो स्पेस टाइम में कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स बनता है। स्पेस टाइम मैट्रिक्स बनता है कुछ इस तरीके से, जैसे इस तरीके से चेस बोर्ड टाइप का है ना, तो इस टाइप से एक स्पेस टाइम में मैट्रिक्स बनता है, वही आपका ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाता है। इसका प्रोडक्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जो कि बाद में अभी 100 साल के आसपास इसको अभी पता लगा। आप सबको पता है, इस न्यूज़ के बारे में पता होगा ग्रेविटेशनल वेव्स का। बस याद रखिएगा कोई भी दो बॉडीज अगर मास की है, जिनका कोई मास है, अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपने साथ ग्रेविटेशनल वेव्स को रिलीज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब मास बहुत कम होता है तो इतनी कम इंटेंसिटी की ग्रेविटेशनल वेव्स रहती है कि उनको डिटेक्ट करना मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है कि क्यों डिटेक्ट नहीं होती। ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती रहती है लेकिन वो इतने कम मैग्नीट्यूड की रहती है कि उसको डिटेक्ट करना किसी भी इंफेरोमीटर में वो कठिन रहता है, ठीक है ना। कोरोना वायरस स्पेयर्स नो मेजर ऑर्गन इन द बॉडी। अब ये जो न्यूज़ आइटम है बेसिकली आपका यहीं से लिया गया है। आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये रोहतांग पास की न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद कोरोना वायरस स्पेयर्स नो ऑर्गन इन द बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, कैसे इफेक्ट होते हैं, उन सब के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका लंग्स होता है, 3 ऑर्गन है जो कि मेनली इफेक्ट होते हैं, लंग्स, हार्ट्स एंड किडनी। ओके, लंग्स, हार्ट एंड किडनी आपका 3 चीज़ होती है। लंग्स में आपको पता होना चाहिए कि जो टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जो बॉडी में आपका लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, उनमें बेसिकली आपके उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स। ओके, तो एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स, और वो रिच होते हैं ACE2 रिसेप्टर से। ACE2 रिसेप्टर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपका ये वायरस इंटर करता है तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम धड़ाधड़ इससे लड़ना शुरू कर देता है, और इम्यून सिस्टम जब लड़ना शुरू करता है तो उससे ऑक्सीजन का जो ब्लड ट्रांसफ़र है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र है वो डिसरप्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र डिसरप्ट हो जाता है तो ये जो एयर सैक्स है ये फिल हो जाते हैं विद डेड सेल्स एंड फ्लूइड। तो ये जो है डेड सेल्स एंड फ्लूइड से भर जाते हैं। इस कारण से होता क्या है, ब्रीदिंग आपकी टफ हो जाती है। तो कुछ लोगों में बहुत टफ हो जाती है, कुछ लोगों में और ज़्यादा डिटेरिएट हो जाती है, और उस कंडीशन को कहा जाता है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि ARDS, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है इसको। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है और ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे जब पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स के इनमें साइटोकाइन स्टॉर्म देखने को मिलता है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है, साइटोकाइन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, साइटोकाइंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इस कारण से होता क्या है कि ब्लड वेसल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो लीक करने लगता है, क्लॉटिंग हो जाती है, और उस क्लॉटिंग के कारण कैटास्ट्रॉफिक आपको फेलियर ऑर्गन्स के देखने को मिल सकते हैं। तो लंग्स को इस तरह से इफेक्ट करते हैं। ब्लड सप्लाई में कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लॉटिंग वाला चीज़ जो मैंने बताया, तो क्लॉटिंग वाली चीज़ के कारण कई बार क्या होता है कि जो आपकी आर्टरीज या जो इनसे जिसमें आर्टरीज है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही फॉर एग्जांपल, ओके, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। इस कारण से हमको कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। तो हार्ट को इस तरह से इफेक्ट करता है। तीसरा, किडनीज को भी कई बार देखा जा रहा है ये कई पेशेंट्स में कि किडनी फेलियर के केसेस भी आ रहे हैं ना। तो अचानक से किडनी फेलियर के भी केसेस आ रहे हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट है जो कि कोरोना वायरस डिसीज के कारण हो रहा है, तो याद रखिएगा।
FAQ पेज में आते हैं, संडे का दिन है, तो यहाँ पे वाई पैथोजेंस ट्रेवल इन सर्च ऑफ होस्ट, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। UNEP का कहना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहना है कि 60% इन्फेक्शियस डिसीजेज जो है वो जूनोटिक नेचर की होती हैं, 60% इन्फेक्शियस डिसीजेज जूनोटिक नेचर की होती हैं, एंड 75% ऑफ ऑल द इमर्जिंग इन्फेक्शंस आर जूनोटिक। तो जूनोटिक का मतलब क्या है, आप सबको पता है ना। जूनोटिक का मतलब है कि एनिमल्स से जब वो ट्रांसफर हो रही हो टू द ह्यूमन बींग्स, जब एनिमल्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो रही है ह्यूमन बींग्स में, तो वो जूनोटिक बन जाती है। अब यहाँ पे कुछ डिसीजेज हैं जिनका एक एक करके लिखा गया, देख लेते हैं अपन। सबसे पहली चीज़, तो जब फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन हुआ नॉर्थ अमेरिका में, तो एक डिसीज़ बढ़ना शुरू हुई ह्यूमंस में, उसका डिसीज़ का नाम था लाइम डिसीज़। ओके, याद रखिएगा, जब फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन शुरू हुआ नॉर्थ अमेरिका में, तो उसमें इंक्रीज डिसीज़ हुई जिसको लाइम डिसीज़ कहते हैं। दूसरा, निपा वायरस। निपा वायरस कहाँ से आया? निपा वायरस मलेशिया में एक गाँव है जिसका नाम है सुंगाई निप्पा। याद रखिएगा, सुंगाई निप्पा नाम का एक गाँव है जहाँ पे पिग फार्मिंग की जाती थी, वहाँ से ये आपका निपा वायरस है वो आया। फ्रूट बैट्स भी कहा जाता है, फ्रूट बैट्स भी इसका कैरियर होते हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है, जापानीज इंसेफेलाइटिस राइस इरिगेशन से रिलेटेड है और पिग फार्मिंग से रिलेटेड, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में होती थी। इबोला का हमने देखा था, मंकी से रिलेटेड था इबोला, अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था, है ना, अफ्रीका के फॉरेस्ट से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा रेबीज जो है, रेबीज वेम्पायर बैट्स के थ्रू आया था कैटल ह्यूमंस में, और ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है, रेबीज वेम्पायर बैट्स के थ्रू आया था। देन उसके बाद बैट एसोसिएटेड क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो बैट्स के नेचुरल हैबिटेट्स है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। ये चीज़ नीचे लिखी भी हुई है कि इनमें इनकी गलती नहीं है, ये भी एंथ्रोपोजेनिक ही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, बैट्स का जो नेचुरल जो हैबिटेट था वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारा इंटरेक्शन उनसे और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो फिर इंक्रोच करने लगे हमारे एरियाज़ में, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन बन गया। दूसरा, जब इंटरेक्शन बना तो उनको फूड हैबिट्स में कुछ कंट्रीज़ ने ऐड करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ रीजंस है कि इन बैट एसोसिएटेड जो वायरसेस हैं वो और ज़्यादा आने लगे। इसके बाद सार्स की हमने देखी, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, सार्स की बीमारी भी हमने देखी। ये शीवे कैट्स से रिलेटेड, याद रखिएगा, ये शीवेट कैट्स जो है ना, शीवे कैट से रिलेटेड है। तो यहाँ से ये आया था बेसिकली, सार्स 2002-2003 में आया था। सार्स CoV इसके वायरस का नाम था। जो अभी कोरोना का है वो सार्स CoV-2 वायरस कहलाता है। देन एवियन इन्फ्लुएंजा देखने को मिला, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड था, ये भी हमको देखने को मिला। यहाँ इमिग्रेशन बैन जो अभी रिसेंटली USA ने लगाया, उसका इम्पैक्ट बताया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं बताया इस आर्टिकल में, यही चीज़ बताई गई थी कि मेन जो ये इसका मोटिव है वो पॉलिटिकल मोटिव है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी होने वाले चुनाव में इसको भुना लिया जाए और यहाँ पे चुनाव जीता जाए। दूसरी चीज़ इसका मोटिव जो है वो जो मिस हैंडलिंग हुई है कोरोना वायरस केसेस की और जो जाने गई है अमेरिका में, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ये प्रयास कर रहा है। अब देखो, क्या इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो आपने H1B जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी का वीज़ा है उसको अलाउ कर दिया। दूसरा, आपने एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो कि H2A वीज़ा में है उनको अलाउ कर दिया। देन सीजनल वर्कर्स जो कि H2B कैटेगरी में है उनको अलाउ कर दिया। इसके अलावा आपने सोल्जर्स को अलाउ कर दिया, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको अलाउ कर दिया, जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स है, डायरेक्ट मतलब कि जो नियरेस्ट फैमिली मेम्बर जैसे कि स्पाउस हो गए, तो इस तरह के लोगों को आपने अलाउ कर दिया। तो आपने ज़्यादा बैन नहीं लगाया है, आपने बेसिकली इसको एक एज अ कार्ड खेला है कि आपने अमेरिका फॉर अमेरिकन्स वाला कार्ड खेल करके आप वही चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि थीम आपके पिछले चुनाव में थी 2016 में, वही थीम आप दोबारा यूज़ करना चाहते हो, है ना। तो बेसिकली वही कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ऐसे आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आया था कि आरोग्य सेतु ऐप के क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आरोग्य सेतु ऐप कारगर है? तो इसका आंसर ऑथर कहता है कि नहीं, इतना कारगर नहीं है, ना ही इतना बुलेट प्रूफ है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सेल्फ रिपोर्टिंग की जा रही है। इंडिया के लोगों को अभी भी इतना तेज या इतना समझदार नहीं माना जा रहा है कि वो सेल्फ रिपोर्टिंग भी सही से कर पाए। तो ऑथर ने कहा है कि हम अगर इंडियंस को अपने हाथों से सेल्फ रिपोर्टिंग करने देंगे तो वो उसमें भी कई लोग गलत चीज़ बताएंगे, उसमें भी कई लोग पूरी चीज़ें ध्यान से नहीं करते, बहुत बार कैजुअली इसको फिल कर दिया जाता है। तो जो पूरा इसमें ऑर्डर डेटा आ रहा है वो सेल्फ रिपोर्टिंग का डेटा है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है नहीं है, और वो बिल्कुल हो सकता है कि गलती उसमें संभावना रहती है। दूसरा जो रीज़न ऑथर ने दिया कि क्यों ये फुल प्रूफ नहीं है, उसका रीज़न है कि स्मार्टफोन्स जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप इसमें डेटा फीड नहीं कर सकते हो, है ना। तो मतलब ये आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आरोग्य सेतु में कि जो लोग स्मार्टफोन्स का यूज़ करेंगे वही लोग इसमें डेटा फिल कर सकते हैं, वही लोग इसके सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं। ये तो इस कारण से क्या है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस है जो कि बहुत एक एलिट क्लास की मानी जाती है, वही इसको फिल करेगी और वही उसी में इतना ज़्यादा ये होगा। इसके बजाय एक सिंगापुर में एक ऐप था जिसका नाम था ट्रेस
ट्रेस टुगेदर, सिंगापुर के ट्रेस टुगेदर का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि वहाँ के लोग अवेयर ज़्यादा है, उनकी सेल्फ रिपोर्टिंग ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है लोगों को, तो वहाँ पे और ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको फुलफिल कर सकते हैं। इसका जो ड्रॉबैक मेजर ऑथर ने बोला है वो प्राइवेसी का ड्रॉबैक है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी गवर्नमेंट एज पर देयर नीड्स चेंज कर सकती है, और ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में जनता जो है उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है अदर देन फॉलोइंग द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनके पास चॉइस नहीं है। अब जब भी आप कस्टमर्स को चॉइस से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जब भी आप सिटीजन्स को चॉइस रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न की ही बात है। दूसरा, इसमें कुछ टेक्निकल लूप होल्स भी हैं, जैसे कि अभी एक सिस्टम गूगल और एप्पल ने भी बनाया था जो कि ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी थी, गूगल और एप्पल की। तो उस टेक्नोलॉजी में जो आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की दी गई थी, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, ठीक है ना। इस कारण से आपको ट्रैक करना, आपको एक तरीके से कहना कि आपके डेटा को हैक करना काफ़ी कठिन था। लेकिन जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें जो डिजिटल आपको आइडेंटिटी, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दी गई है, वो स्टैटिक नंबर दी गई है। तो अगर एक बार किसी ने कोड ब्रेक किया तो उसको सबके आइडेंटिफाइड नंबर मिल जाएंगे, और जब एक बार उनको नंबर मिल जाएंगे कि कौन किस नंबर का है, तो उसका ट्रैक करना, ट्रेस करना एवं उसके डाटा को हैक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये भी यह चीज़ है। असम एनजीओ स्माइली ऑफर टिकल्स डोनर। तो अभी असम में एक एनजीओ है जिसका नाम है शुभम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरे डे की, याद रखिएगा सबसे अच्छी न्यूज़ आइटम यही है। एक एनजीओ है असम में जिसका नाम है शुभम, एंड व्हाट दे आर डूइंग कि वो आपकी प्रोफाइल पिक से आपका कैरिकेचर बनाएंगे, बेसिकली कैरिकेचर बना करके आपको देंगे और एक तरह से आपको स्माइल देने का काम कर रहे हैं। एंड इससे जो भी फंड इनको मिलेगा वो कोविड-19 को डोनेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो नीतूपर्णा राजवंशी करके हैं, उनके साथ ये कार्टूनिस्ट हैं, उनके साथ टच में रह करके ये कैरिकेचर्स बनाएंगे। शुभम नाम की एनजीओ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वॉर वेटरन टॉप चार्टर आफ्टर रिकॉर्ड फंड रेजर। अब वॉर वेटरन जो थे उन्होंने टॉप किया है चार्ट्स को आफ्टर रिकॉर्ड फंड रेजर, उन्होंने भी कोविड-19 के लिए फंड रेज किए हैं। टॉम मूर इनका नाम है। यू विल नेवर वॉक अलोन नाम का जो एल्बम है उसका जो रिक्रिएशन मॉडल था वो 82,000 यूनिट्स इन्होंने सेल की, और ये टॉप फंड रेजर बन गए फ्रॉम दैट। टॉम मूर इनका नाम याद रखिएगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.